और अभी ये जो फेस चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी का, भी उड़ान पाकिस्तान की अनाउंसमेंट हुई है, इस साल के जो फिगर्स आएंगे शायद वो 32-33 बिलियन डॉलर्स के अराउंड हो, जो फिस्कल ईयर के बाद अनाउंस किए जाएंगे। चूँकि हाफ ईयरली रिजल्ट तो बहरहाल पिछले साल के मुकाबले में अच्छा है, लेकिन अभी भी ये नाकाफ़ी है उस 60 बिलियन डॉलर प्लस की एक्सपोर्ट्स तक पहुँचने के लिए जो कि उड़ान पाकिस्तान में सेट किया गया है। तो उस टारगेट तक अगर पहुँचना है तो आपको हर साल 1 या 2 या 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट में इजाफा तो नहीं बल्कि उससे दुगना इजाफा चाहिए होगा। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से ऐसे इनिशियल स्टेप्स होंगे जो अभी आपको लेने पड़ेंगे ताकि अगले 3-4 साल उसको फ्रूटफुल साबित हो सकें? जी, एज इन्वेस्टर्स जो और फाइनेंशियल मार्केट जो है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि डायरेक्शन क्या सही है, क्या आपकी एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रही हैं या डिक्लाइन कर रही है। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि डायरेक्शनली वी आर ऑन द राइट पाथ। दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि क्या गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को इस बात का एहसास है कि मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। तो ये बहुत खुशाइन बात है कि आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम किसी हुकूमत ने यह कहा है कि हमने एक्सपोर्ट पे फोकस करना है, क्योंकि जिस तरह आपको मालूम है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा से ही इंटरनल कंजम्पशन पे ड्रिवन थी कि कंस्ट्रक्शन कर लो, घर बना लो, सरिया लगा लो, सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ हो जाए, गाड़ियाँ ज़्यादा खरीद लो, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता था। तो पहली दफ़ा ये है कि हुकूमत जो है एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रही है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि कम से कम डायरेक्शनली दे आर फोकसिंग ऑन द राइट थिंग। तीसरी बात आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होना ज़रूरी है, और वो तरह तरह के रिफॉर्म्स है। वो उड़ान पाकिस्तान और उसके बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक एजेंडा पेश किया है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में काफ़ी स्टेप्स लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, और ये जो फोकस है एक्सपोर्ट्स में ये हिले ना, ये ना हो कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से फिर हम इसी पे आ जाए कि रियल एस्टेट सेक्टर को बूम कराओ और कंस्ट्रक्शन को बूम कराओ, और जिसकी वजह से हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए। अच्छा, लेकिन हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट है अली फरीद साहब, वो डिपेंड ही इंपोर्ट पर करती है, चूँकि रॉ मटेरियल हमारा कोई 70-80% इंपोर्ट हो रहा होता है, और जिसकी वजह से एक ट्रेड डेफिसिट हमेशा से एक बुलंदी की सतह पर रहता है और वो बढ़ता रहता है। हम अगर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं 60 बिलियन डॉलर्स तक, और हमारा इंपोर्ट बिल कोई 85 या 90 बिलियन के अराउंड पहुँच जाए, तो ऐसी एक्सपोर्ट का हमें फ़ायदा होगा या हमें वहाँ इंपोर्ट को भी कटेल करना होगा? कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऐसी हमें अपने ममालिक में करनी, अपने मुल्क में करनी पड़ेगी कि उस एक्सपोर्ट का हमें बहरहाल फ़ायदा तो हो सके हमारी इकोनॉमी को। जी एब्सोल्युटली, कि नेट वैल्यू चेन आपका एम ये है कि आपके मुल्क में डॉलर ज़्यादा आए, क्योंकि डॉलर ज़्यादा आएंगे तो आपके रिजर्व्स बढ़ेंगे। जब आपके रिजर्व्स बढ़ेंगे ही तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी और आपके मुल्क में सॉवरेनिटी होगी। हमने देखा जिन ममालिक में उनके पास रिजर्व नहीं होते तो वो बेगर्स ही होते हैं, और फिर बेगर्स कैंट बी चूजर्स, जैसा हमें पता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा फोकस एज इकोनॉमी और एज पॉलिसी मेकर्स और एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान इस पे हो कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी करे जिसमें डॉलर बढ़े। आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, कि हम ऐसी इंडस्ट्रीज जो लोकलाइज कर सकते हैं, उनको हम लोकल प्रोडक्शन को प्रेफर करें ओवर इंपोर्टेड मटेरियल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।